नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। तो आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितनी श्रेणियों के मोटर मार्ग विद्यमान है और किस किस श्रेणी के मोटर मार्गों पर सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया। माननीय अध्यक्षा जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अधीन क्षतिग्रस्त मार्गों पर शीत ऋतु के पश्चात पैच जो मरम्मत का जो विवरण है, जो स्टेट हाईवेज है, राजमार्ग है, उनका लक्ष्य रखा है 903, जिसमें हमारी उपलब्धि रही है 244 मुख्य मार्ग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स 421, जिसमें हमारी उपलब्धि रही है 92, अन्य जिला मार्ग ODR 275, जिसमें हमारी उपलब्धि रही है 78, ग्रामीण मार्ग विलेज रोड्स 1344, इसमें हमारी उपलब्धि रही है 426। ये इसमें अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज भी मिला लें तो कुल योग बनता है 3086, जिसमें हमारी उपलब्धि 911 रही है। प्रश्न संख्या 3, माननीय श्री ब्रिजभूषण गैरोला जी। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। जी हाँ, पढ़ा हुआ मान लिया। सवाल करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ये पंचकोशी यात्रा, ये पर्यटन विभाग इसको देखता है और ये पंचकोशी यात्रा स्कंद पुराण के केदार खंड में इस यात्रा के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी गई है और चैत्र नवरात्रे के त्रयोदशी को जो 19 मार्च को पड़ रही है, उस समय से यात्रा शुरुआत होती है। प्रश्न कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ये 15 किलोमीटर की यात्रा है पंचकोशी की, इस यात्रा में 10 से 15 हजार से अधिक लोग यात्रा करते हैं, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, यात्रियों को यात्री सेट की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और मेडिकल के चिकित्सकों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या इस पर माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, जनपद उत्तरकाशी में एक पंचकोशी यात्रा मार्ग है जो वर्णी यात्रा के नाम से भी जानी जाती है। यह यात्रा पड़ेथी चुंगी संगम घाट से वर्णेश्वर महादेव से प्रारंभ होती है, जो वासुंगा गांव में पशुकंडार देवता, सल्डा गांव में जगन्नाथ देवता एवं अष्टभुजी जौरा देवी, जाणजा गांव में ज्ञानेश्वर महादेव से होकर वर्णावत पर्वत के शीर्ष पर शिखरेश्वर महादेव से होते हुए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत हुई थी। और जैसा सभी जानकार लोग समझते हैं, सरकारी नौकरियों की सीमा यदि 15-17 हजार जो पद है भी, वो सारे भर भी जाएं तो लगभग 10 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो भी 9,80,000 बच जाएंगे, 85,000। और तमाम सारे वो भी है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, स्वरोजगार, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इस अभिभाषण में मित्रों, आप प्रबुद्ध वर्ग देखिएगा, बाकायदा एक फाइन स्ट्रेटेजी का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से पॉलिटेक्निक को हमें इंडस्ट्री से लिंक करके, इंडस्ट्रियल लिंकेज तैयार करके, कि जो पढ़ाई करें उसको इंडस्ट्री में सीधे रोजगार परक उसका ट्रेनिंग हो। और जैसा सभी जानकार लोग समझते हैं, सरकारी नौकरी
तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत ने इसका स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड की कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को गैरसैंण विधानसभा सत्र में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यूकेडी नेता एवं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि यह दुख की बात है कि पहले में भी इस मामले को मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में सालों तक राजभवन में मामला लटका रहा। बार भी एक वहां पे गया था, 6.5 साल तक राजभवन में बिल लटका रहा। और जो आंदोलनकारियों के थे, हमने उन आंदोलनकारियों को हमने पहले भी ज्ञापन दिया था कि कम से कम राज्य आंदोलन के इसमें कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि उन्हीं आश्रितों को लाभ मिलेगा, जैसे पुत्र और अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, पति पत्नी। हम चाह रहे थे कि इसमें जो 60 साल का चिन्हित लड़का अपने आप स्वाभाविक है कि 40-45 साल का होगा इसका, तो हम चाह रहे थे कि इसमें पौत्र पोत्री या उनके पुत्र वधू भी आना चाहिए था। अगर इस तरीके से विधेयक लाए थे तो हम इसका स्वागत करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश के बाद देहरादून में डीएम कार्यालय में हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जा रहा है। जनता दरबार में सभी समस्याओं का त्वरित निदान किया जा रहा है। इन दिनों लोगों की शिकायतें आ रही है। देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का खपत भी बढ़ती है, लेकिन गंदा पानी की सप्लाई किया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती है। वहीं शिकायत कर संज्ञान लेते हुए डीएम के संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां पर गंदे पानी की शिकायतें आ रही है वहां पानी की टेस्टिंग की जाए और साथ ही अगर कहीं पाइपलाइन टूटी है तो उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। नहीं, जो रूटीन की शिकायतें हमारे पास लैंड से रिलेटेड आती हैं, क्योंकि शहर बढ़ रहा है और रजिस्ट्रीज रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड शिकायतें हमारे पास आती हैं। लेकिन उसके अलावा घरेलू झगड़े हो गए, बिजली, पानी, आपदा से रिलेटेड ये कंप्लेंट्स तो हमारी आती ही हैं और आज भी उसी तरह से करीबन 93 कंप्लेंट्स हैं। तो देहरादून में अलग अलग थानों के पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतना बेहद ही महंगा साबित हुआ है। आपको बता दें कि अवैध खनन के संबंध में लापरवाही बरतने पर देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने 10 पुलिसकर्मियों पर गाज गिराने का काम किया, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी शिकायतें पिछले कई सालों से देहरादून एसएसपी को मिल रही है। उन्हें भी सस्पेंड किया गया। वहीं 8 पुलिसकर्मियों को एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने लाइन हाजिर किया है। देहरादून कप्तान के इस कदम से पूरे प्रशासन में खलबली मच गई है। इस मामले पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि खनन माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और किसी भी अवैध खनन करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। खंजन लाल यातायात, इसकी भी एक शिकायत आई थी और दूसरा एक कांस्टेबल अजय बिष्ट है, एक पुलिस लाइन में है। तो इन दोनों की जो है वो लापरवाही अनुशासनहीनता की शिकायत आई थी, तो उन दोनों को सस्पेंड कर दिया मैंने और बाकी जो 8 कांस्टेबल हैं इनको लाइन हाजिर किया। थानेदारों को भी जवाब में जाएगी, इसको लेकर तय की जाएगी। चौकी थाने की भी जवाब ऐसा है कि देखिए, खनन को लेकर के उत्तराखंड शासन का और हम सब लोगों का एक 0 टॉलरेंस है। इसमें किसी प्रकार का कोई अवैध खनन, अनावश्यक जो ओवरलोडिंग है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और एक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और निश्चित रूप से अगर कोई थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी भी इससे संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून के विकासनगर में अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें वन विभाग ने 9 मजारों को ध्वस्त किया। कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज में वनकर्मियों ने मजार हटाने का काम किया है। तिमली रेंज के जंगल और कालसी से कुल मिलाकर 9 मजारें हटाई गई। बता दें कि रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में आधा दर्जन के आसपास मजार हैं जिन्हें हटाया गया। कुछ जैसे एक केस था जिसमें कि करीबन 4-5 साल से दुरुस्त कुछ टंकन त्रुटि थी जो नहीं निकल पा रही थी, तो उसमें एसडीएम को बताया गया और तहसीलदार की उसमें रिपोर्ट आनी थी और वो सामने ही सामने आ गई है, तो वो पुलिस हफ्ते उसका निस्तारण हो जाए।
तो प्रदेश में भी इन्फ्लुएंजा H3N2 की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बीते रविवार को कुमाऊं में इन्फ्लुएंजा H3N2 के 2 नए मरीज मिले हैं। इन्फ्लुएंजा को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। सभी इमरजेंसी में मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। कोई भी मरीज अगर बुखार, खांसी, सांस की समस्या व इन्फ्लुएंजा से संबंधित लक्षण से ग्रसित होता है तो उसे तुरंत उचित उपचार दिया जाएगा। कल ही शासन स्तर से एसओपी जारी हुई है। इससे संबंधित सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। मेरे स्तर से भी आज सभी अस्पतालों को एसओपी जारी कर दी गई है। आम जनमानस से मेरा कहना यही है कि इसमें पैनिक न हो, बस थोड़ा सा एहतियात हमें बरतनी है कि यहाँ भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जहाँ इन्फ्लुएंजा के केस घरों में फीवर के केस आ रहे हैं तो वहाँ मास्क लगा के रहें। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई 13वीं नेशनल सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की बेटी प्रतिभा थपलियाल ने गोल्ड जीतकर राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रतिभा ने ऐसी प्रतिभा दिखाई कि राज्य को पहली बार महिला बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है। गोल्ड मेडलिस्ट प्रतिभा ने कहा है कि यह गोल्ड मेडल प्रदेश के लिए था, लेकिन अब वह चाहती है कि देश के लिए खेले, लेकिन इसके लिए आर्थिक कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार से भी उन्हें आर्थिक मदद की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की युवतियों को संदेश देते हुए कहा कि वो अपनी रुचि बॉडी बिल्डिंग में दिखाकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकती है। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, जो भी काम करें, जो भी जिस भी खेल में आए, बॉडी बिल्डिंग भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है। मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया है, बट मैं वो जो भी काम करे उसे डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एक जुनून के साथ करें तो कामयाबी को आप हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां भारतीय स्टेट बैंक जसपुर के पीछे टावर पर एक युवक चढ़ गया, जिसके बाद मौके पर तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को उतारने के लिए समझाने का प्रयास करने लगे। कई घंटों तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काफी समझाने के बाद युवक को टावर से उतारा गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि शादी को लेकर हुए विवाह में युवक टावर पर चढ़ गया, जिससे आश्वासन देकर उतारा गया। साथ ही युवक से मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुभाष नाम का युवक है। इसकी उम्र लगभग 24-25 साल है और ऐसा ज्ञात हुआ है कि लगभग 6-7 साल पहले भी ये इसी टावर पे चढ़ा था। ये इधर उधर की बातें कर रहा है, जैसे कभी शादी की बात, कभी परिवार की बात, कभी अन्य जगहों पे कुछ लोग हैं उनके नाम लेकर के बात। अभी हमने लड़के से बातचीत करके इसको उतारा है, थाने लेकर के जा रहे हैं। इससे पूछताछ करेंगे क्या दिक्कत है और उसी के हिसाब से इसका मुशाकत करनी। अब चूंकि हाई राइज पे होने की वजह से और यहाँ पे कोई इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम न होने की वजह से एक रिस्क था, लिहाजा बातचीत के माध्यम से ही लड़के को कन्विंस करके और उसको उतारा गया है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के धदेकी ढाणा गांव में 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का मामला सामने आया। मृतक की बहन उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त से मिलकर रस्सी से गला घोंटकर किशोर की हत्या कर दी थी और प्रेमी राहुल के घर में उसके शव को दफना दिया गया है। और वहीं आपको बताते कि लक्सर पहुंचे हरिद्वार के एसपी क्राइम रेखा यादव ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया और इस दौरान रेखा यादव ने बताया कि मृतक की बहन का पड़ोसी युवक से प्रेम संबंध चला रहा था। मृतक कुलवीर को इसकी जानकारी लगी तो उसने बहन को समझाने बुझाने के बाद भी उसकी बहन अपने प्रेमी से छिप कर मिलती रही। प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने के कारण बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर कुलवीर की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी पुलिस को 10 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें व्यक्ति के मृतक के परिजन द्वारा थाने आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा अपने बेटे की गुमशुदगी के संबंध में जानकारी दी गई।
तत्पश्चात पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें छानबीन हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी बीच जानकारी प्राप्त होती है कि लड़के की बहन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते हुए कभी अक्सर परिवार में वाद विवाद चलता रहता था। तो इस सूचना पर उसकी बहन को थाने बुलाया गया और उसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान कुछ संदेहास्पद बात प्रकाश में आई, जिसके चलते लड़की के द्वारा अपने मित्र, जो पुरुष मित्र है उसका नाम बताया गया, उसको भी थाने पर बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई। तो दोनों की बातों में कुछ संदेहास्पद चीजें सामने। आगामी 28 से 30 मार्च तक रामनगर में G20 की 3 दिवसीय बैठक होनी है और इस बैठक में 70 डेलीगेट्स विदेश और 30 डेलीगेट्स के प्रतिभाग कर रहे हैं। बैठक को लेकर जहां एक ओर प्रदेश सरकार इसे उत्तराखंड का गौरव मान रही है, तो वहीं बैठक की तैयारियों को लेकर सभी विभाग पूरी तरह मुस्तैदी के साथ रामनगर के सौंदर्यकरण को लेकर जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राजकीय महाविद्यालय की दीवारों को उत्तराखंड की संस्कृति और रहन सहन के अलावा उत्तराखंड के बाद यंत्रों को अपनी कला के माध्यम से पेंटिंग वर्क से दीवारों पर उकरने का काम किया जा रहा है। कलाकारों के कोतवाले कलाकारी की हर कोई प्रशंसा कर रहा है, तो वहीं इस काम में जुटी कुसुम पांडे का कहना है कि उनकी टीम दीवारों पर पेंटिंग वर्क के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित कर रही है। हम लोग तो बेसिकली सब अलग अलग जगह से हैं, उत्तराखंड से ही है और सब कोई जसपुर से, कोई नैनीताल से, कोई हल्द्वानी से, कोई रुद्रपुर से सब आए हैं। और बाकी यहाँ पे G20 के तहत ये उत्तराखंड की संस्कृति पे काम कर रहे हैं। ये सब कल्चरल आर्टिस्ट है ये। और बाकी यहाँ पे और क्या बोलूं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी आ रखे हैं कुछ कलाकार, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। और अनुभव तो अच्छा लग रहा है कि रामनगर शहर इतना सुंदर बना रहे हैं हम, और काम भी हो रहा है। टूरिस्ट आएंगे, जैसे देख के टूरिस्ट लोगों को अच्छा लगेगा। ये जैसे कि आपने बताया G20 प्रोजेक्ट जो चल रहा है, G20 अभी रामनगर में जो डेलीगेट्स आएंगे तो अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, लगभग 70 के आसपास, और उनके साथ बहुत सारे अधिकारी लोग आएंगे। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, रामनगर की जो जितनी भी दीवार है या जितनी भी ऐसी जगह है, वहाँ पे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दिखाया जाए। तो जैसे हमने धारचूला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, गढ़वाल, जौनसार और हमारे यहाँ के जो दैनिक जीवन महिलाओं द्वारा होते हैं या पुरुषों द्वारा होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं कलाकारों द्वारा। और हमारे वाद्य यंत्र, जैसा आप पीछे देखेंगे, हमारा रहन सहन, कैसे उनका आर्किटेक्ट था। रुड़की नगर निगम में आमजन के लिए बना टॉयलेट स्वच्छता की पोल खोलकर रख दे रहा है। आपको बताते कि रुड़की के नगर निगम में आमजन के लिए टॉयलेट बना हुआ है। टॉयलेट में गंदा पानी भरा हुआ है। हालात ये है कि नगर निगम में आने जाने वाले लोगों को टॉयलेट में जाना दुश्वार हो चुका है। विकासनगर में शक्ति नहर के दोनों तरफ उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि से कब्जे हटाने को लेकर जहां प्रशासन पूरी तैयारी किए बैठे हैं, वहीं अब इस मामले में राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया गया। तकरीबन 600 परिवार को प्रशासन ने जल्द कब्जा खाली करने के नोटिस दिए हैं। कब्जा खाली नहीं हुआ तो प्रशासन ने इन अवैध कब्जों पर जल्द बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके चलते बेघर होने के डर से सहमे लोगों ने भारी संख्या में विकासनगर तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने उपजिलाधिकारी विकासनगर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से प्रभावित लोगों को बेघर न करने की मांग की। कुछ परिवारों को, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके मकानों पर अतिक्रमण कर दिया जाए। उसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है। जब एक मकान बनता है तो उस मकान को एक पानी का कनेक्शन, एक बिजली का कनेक्शन, एक सड़क, ये व्यवस्था सरकार करती है। इसका मतलब सरकार उस मकान के अस्तित्व को स्वीकार करती है। यहाँ ऐसे प्रकरण भी है जिनकी सूची हमने एकत्रित की है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए, शौचालय दिए गए। तो जब सरकार ने उनके अधिकार को स्वीकार कर दिया, उनको राशन कार्ड दे दिया, उनको एक वोटर आईडी कार्ड दे दिया, उनको एक स्वास्थ्य कार्ड दे दिया,
तो अचानक उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो इलीगल एनक्रोचर्स हैं। दूसरी एक समस्या और है, जो जल विद्युत निगम जिन नक्शों के आधार पर काम कर रहा है वो नक्शे बहुत पुराने हैं। उसके बाद यहां बंदोबस्त होता है और बंदोबस्त राजस्व का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज होता है। तो बंदोबस्त होने के बाद जो स्थिति है उस स्थिति का भी हमारे प्रशासन को जल विद्युत निगम के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए। पौड़ी के अमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल में वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी आयोजन हुआ। गोष्ठी का उद्घाटन प्रमुख महेंद्र सिंह राणा और अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। गोष्ठी में रेंजर अधिकारी चेलुसेन इंद्रमोहन कोटरी ने अपने संबोधन में गोष्ठी के आयोजन के बारे में जानकारी दी। हम किस प्रकार से वनों को आग से बचा सकते हैं, इसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। प्रमुख महेंद्र राणा ने गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए कि हमें जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब जल, जमीन, जंगल रहेंगे तभी हम रहेंगे, तभी हमारे जंगली जानवर भी रहेंगे। हमें वनों से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। हमें पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अपने वनों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे अवसर पर मटियाली रेंज के अधिकारी वीपी जोशी, हंस फाउंडेशन के सतीश भोगड़ा, खंड विकास अधिकारी समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत वन विभाग द्वारा गोष्ठी कराई गई और अभी गर्मी का सीजन आ गया है, जब बारिश भी नहीं हो रही है, तो आग जिस तरह से आग में हम रोकथाम करें और वनों को बचा पाएं, उसी के बारे में आज विचार विमर्श हुआ। और हमारे वन पंचायत के जो सरपंच लोग आए थे उन सभी से वार्ता हुई और किस तरह से हम अपने वनों को बचा सकें। तो आगामी 16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। अल्मोड़ा में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी क्रम में आज नगर स्थित जीजीआईसी सभागार में अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह मरतोलिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और केंद्र व्यवस्थापक समेत परीक्षा से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में अधिकारियों ने नकल विहीन परीक्षा कराने, परीक्षा में सभी नियमों का पालन करें और दिव्यांग परीक्षार्थियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। अल्मोड़ा में इस बार हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में कुल 18,287 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए इस बार कुल 118 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 22 केंद्र संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। आज ये परिषदीय परीक्षा 2023 के विषय में हमारे जिलाधिकारी महोदय की जो अध्यक्षता में बैठक होती है, उसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक, कस्टोडियन सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस समय हमारे 118 परीक्षा केंद्र हैं और सारे ही परीक्षा केंद्र मिश्रित हैं, एकल कोई नहीं है। और इसमें इनको सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो नकल विहीन परीक्षा के संबंध में बताया गया है। उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को भारी मात्रा में अफीम की तस्करी करते हुए पकड़ लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देशन पर पुलिस प्रशासन ने नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। इसी के चलते बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर एक युवक अफीम की तस्करी कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 113 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। साथ ही पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवक ने अपना नाम आलमजीत सिंह बताया है। मामले का खुलासा करते हुए बाजपुर सीओ उपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि नशीले पदार्थों का तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पकड़ी गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। नशा मुक्ति 2025 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा एसपी काशीपुर महोदय के निर्देशन में एक टीम बाजपुर और तीनों थानों में हमारे बाजपुर सर्किल की टीम बनाई गई है। कल हमारी बाजपुर थाने की टीम, जिसमें एसएसओ बाजपुर, चौकी इंचार्ज दोराहा और एसआई प्रकाशम, इनको मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि रुद्रपुर काशीपुर हाईवे के पास में एक खाली पड़ा ढाबा है, वहां पर कोई व्यक्ति जो है अफीम की जो तस्करी करने जा रहा है। तो टीम वहां पर तुरंत पहुंची। टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बैग में जो है 1 किलो 113 ग्राम जो है अवैध अफीम पाई गई।
गदरपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने श्री सनातन धर्म मंदिर परिसर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सहभागिता करते हुए रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ सनातन धर्म मंदिर के पंडित विजय कुमार शास्त्री और गुरुद्वारा सिंह सभा के ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर करवाया। इस दौरान गुंजन सुखीजा ने देश सेवा एवं समाज सेवा के लिए आयोजित किए जा रहे रक्तदान शिविर के आयोजन पर कार्यकर्ताओं और रक्तदाताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने हर युवक को 2-3 महीने में एक बार रक्तदान करके अपना योगदान प्रदान करना चाहा। और उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर का समापन सनातन धर्म मंदिर में वृक्ष लगाकर किया जाएगा। इस मौके पर रक्तदाताओं का बीपी आदि चेक कर रक्तदान करवाया जाए, साथ ही रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह और मेडल पहनाकर सम्मानित किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर के यशस्वी जिला अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में काशीपुर जिला पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 चल रहा है और जिनके अथक प्रयासों से जिनके जनता पार्टी जिला काशीपुर में मजबूत हो रही है, ऐसे हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में आज गदरपुर भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर बुद्ध बाजार में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और माननीय जिलाध्यक्ष जी की लंबी उम्र की कामना की गई है। और गदरपुर रक्तदान शिविर में पहुंचे हुए गदरपुर के समस्त नागरिकगण, समस्त जितनी भी संस्थाओं के लोग यहाँ आए हैं, सबका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी शुभचिंतकों का, सभी क्षेत्रवासियों का, सभी जिलेवासियों का, सभी प्रदेशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे शुभकामनाएं दी है। और आज भारतीय जनता पार्टी गदरपुर मंडल द्वारा यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है मेरे जन्मदिन के अवसर पर। इसको लेकर मैं अपने गदरपुर मंडल के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और लगातार जिले के हमारे पदाधिकारियों का, हमारे जिलेवासियों का, प्रदेश के पदाधिकारियों का, प्रदेशवासियों का लगातार जो मुझे बधाई संदेश आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 10 बजे से लेकर यहाँ 2 बजे तक का समय रक्तदान का रखा गया है और लक्ष्य। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।